नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, चल रही है आपकी कक्षा 9 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम आपका देखने वाले हैं अभ्यास 3 जो देखेंगे, अभ्यास प्रश्नावली 3 देखेंगे हम लोग। हमारा तीसरा चैप्टर जो है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको। हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन हिंदी, देखिए निर्देशांक ज्यामिति परिभाषा एवं फार्मूला। निर्देशांक ज्यामिति परिभाषा, विशेषता एवं फार्मूला। निर्देशांक ज्यामिति अध्याय के सवालों को हल करने से पहले यह जरूरी है कि इस प्रसंग के सभी मूल जानकारियों को जान लें। अतः यहाँ पर सभी जानकारियों को चित्र तथा परिभाषा के माध्यम से समझाया गया, अतः ध्यानपूर्वक पढ़ें। आगे दोस्तों हमने खूब बढ़िया समझाया, एक एक क्वेश्चन खूब अच्छे से करके समझाया है। अगर आप अभी वीडियो को नए हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे आसान कहीं नहीं मिलने वाला है। आप खोज लीजिए यूट्यूब पे। चलिए निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा बताते हैं। दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति आप लोग कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। अगर और भी डिटेल में पढ़ना हो तो यहाँ आई बटन पे देखिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके आप उसको खूब डिटेल से देख सकते हैं। तो दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति का परिभाषा जहाँ तक बोलें, डिफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन हिंदी। चलिए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की परिभाषा देखते हैं, परिभाषा में हम लोग क्या कहेंगे। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति जो होता है, इसको जब हम ज्यामिति का अध्ययन बिंदुओं की स्थिति या विशिष्ट संख्याओं द्वारा, जिन्हें निर्देशांक कहते हैं, निरूपित करके विभिन्न ज्यामितीय आकृति या वक्रों के आधार पर करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति या वैश्लेषिक ज्यामिति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति से जुड़े मुख्य परिभाषाएं, अब इससे जुड़े जो मुख्य परिभाषाएं हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक का वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे निर्देशांक ज्यामिति से जुड़े मुख्य परिभाषाएँ। देखिए तो उसमें जो सबसे पहली परिभाषा है वो है कार्तिकीय निर्देश तंत्र। ठीक है ना, सेंट्रेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए सेंट्रेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी ज्यामितीय आकृति को बिंदुओं के आधार पर समझने के लिए तथा उन बिंदुओं की स्थिति को व्यक्त या निरूपित करने के लिए एक प्रणाली या व्यवस्था को तैयार किया गया, जिसे कार्तिकीय निर्देशांक तंत्र प्रणाली कहते हैं। इसको नीचे दिए गए चित्र तथा परिभाषा के माध्यम से भी समझ सकते हैं। किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाखंड या रेखाओं को परिच्छेदन से बना प्रणाली या तंत्र कार्तिकीय निर्देश तंत्र प्रणाली कहलाता है। दोस्तों जैसे जो एक लंब पड़ा रहे, जैसे दो रेखाएं हों, उनके बीच से क्या करें, परिच्छेद करें। ठीक है ना दोस्तों, क्या हमने बोला, किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाखंड या रेखाओं के परिच्छेदन से बना प्रणाली या तंत्र कार्तिकीय निर्देश तंत्र प्रणाली कहलाता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि समतली या आयतीय निर्देश तंत्र। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं कि रेखा यक्स ओ यक्स, ठीक है ना, यक्स ओ यक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश एक दूसरे को परस्पर लंबवत परिच्छेद कर रहे हैं। देखिए हम आपको इसका चित्र दिखाते हैं। देखिए कैसे एक दूसरे को लंबवत क्या कर रहे हैं, परिच्छेद कर रहे हैं। तो ये रहा इनका चित्र। तो देखिए दोस्तों ये रहा इनका चित्र। ये जो बीच से काट रही, देखिए एक यक्स और यक्स डैश और वाई डैश, इनका जो मूल बिंदु है उसको ओ बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट भी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है ना, और इनका जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। तो देखिए दोस्तों हमारा ये यक्स ओ और वाई जो बना है ये प्रथम चतुर्थांश है। उसके बाद हमारा द्वितीय चतुर्थांश जो रेड कलर में लिखा है, देखेंगे ये वाई ओ यक्स डैश से बना है। उसके बाद जो हमारा तृतीय चतुर्थांश है वो यक्स डैश ओ और वाई डैश तृतीय चतुर्थांश बना है। और सेम उसके नीचे वाला, इसके बगल वाला जो है, देखिए वाई डैश ओ और यक्स से बना, वो चतुर्थ चतुर्थांश है। ये चारों चतुर्थांश होते हैं। दोस्तों इनको और डिटेल में अगर आपको समझना हो तो यहाँ जो आई बटन आ रहा है इस पर आप क्लिक करिए। हम कक्षा 8 की वीडियो में इसको बहुत ही डिटेल से बताए हैं। और आप अभी तो क्लास 9th में आए हैं, 8 में अगर आप सही से पढ़े होते हैं तो 9th में इसकी ज़रूरत ना पड़ती इतना समझने की। लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे जो आई बटन है इस पर हमने आपको दे दिया, तो आप इसको खूब ध्यान से कर सकते हैं और इसको जान सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं निर्देशांक अक्ष, कोऑर्डिनेट एक्सिस। निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं ये देखते हैं। कार्तिकीय निर्देश
तंत्र की क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं जो यक्स ओ यक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश लंबवत हैं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। मतलब इनको क्या कहते हैं? निर्देशांक अक्ष कहते हैं। दिए गए चित्र में देख सकते हैं कि क्षैतिज रेखा यक्स ओ यक्स डैश को यक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा वाई ओ वाई डैश को यह वाई अक्ष कहते हैं। ये यहाँ पे या लिखा है लेकिन यहाँ पे वाई अक्ष रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। टाइपिंग में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए अब तीसरा क्या है? निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। और निर्देशांक किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? समतल में या निर्देशांक अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की स्थिति को किसी न किसी विशिष्ट संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। जिस भी संख्या से हम उसको क्या कहते हैं? दर्शाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है। आगे जो दोस्तों इसमें हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कर्मित युग्म। अब कर्मित युग्म किसे कहते हैं? देखिए, चतुर्थांश के किसी भी भाग में या यक्स वाई समतल पर स्थित किसी भी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए यक्स निर्देशांक तथा वाई निर्देशांक को हम हमेशा क्या कहते हैं? एक युग्म में लिखते हैं, जिसे कर्मिक युग्म कहते हैं। कर्मिक युग्म मतलब भुज और कोटि के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया भुज और कोटि, अर्थात किसी भी ज्यामितीय आकृति या वक्र पर स्थित बिंदु को व्यक्त करने के लिए भुज तथा कोटि के कर्मित युग्म का उपयोग करेंगे। समझ में आया दोस्तों? भुज और कोटि के कर्मित युग्म का उपयोग करेंगे। अब देखिए, जो मूल बिंदु होता है जिसको हमने बोला ओरिजिन पॉइंट, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है, जिस बिंदु पर क्षैतिज यक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष एक दूसरे को प्रच्छेद करते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को कर्मित युग्म 0,0 से व्यक्त करते हैं। बताया हमने ना कि 0,0 से मूल बिंदु को व्यक्त करते हैं, उसी को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए, इसमें एक जो फार्मूला आता है, देखिए जो फार्मूला इसमें आता है वो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, डिस्टेंस फार्मूला होता है। अगर दो बिंदु हैं उनके बीच की अगर दूरी ज्ञात करना और दोनों का निर्देशांक दिया गया हो तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ये देखते हैं दोस्तों। चलिए, तो लिखा क्या है? माना कि एक कार्तिकी समतल है जिसमें कि दो बिंदुओं का निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 दिए हुए हैं, तब उन बिंदुओं के बीच की दूरी निम्नलिखित सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। देखिए सूत्र कौन सा है? दूरी का सूत्र बराबर अंडर रूट, पूरे में अंडर रूट लगाया ना। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा रूट में होगा। ये दोस्तों क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये आपके हाई स्कूल में भी काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इसमें क्या निकालना है। तो दोस्तों देखिए, अंतर तथा बाह्य विभाजन सूत्र, ठीक ना, सेक्शन फार्मूला है अंतर तथा बाह्य विभाजन सूत्र का। ये आपको आगे जब सवाल आएंगे कक्षा 10 में तब वो जानने को मिलेगा। अभी तो हम 9 में इसका केवल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, परिचय कर लेते हैं। देखिए, किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को यदि कोई बिंदु यम और यन अनुपात में विभाजित या बाह्य विभाजित करता है, अंतर विभाजित या बाह्य विभाजित करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। क्या कह रहा है? किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को यदि कोई बिंदु यम अनुपात यन अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो पहला देखिए, अंतर विभाजन का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है? देखिए, माना कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ए बी है, जिसको कि एक बिंदु यम अनुपात यन के अनुपात में क्या अंतर विभाजित करता है। इस स्थिति में उस बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, माना दी हुई रेखा के बिंदु ए जो है वो दी हुई रेखा का x1 y1 तथा b जो है x2 y2 है। साथ ही जो बिंदु अंतर विभाजित करता है उसका निर्देशांक x, y है, ठीक है ना। अंतर विभाजित करता है तो x, y हमको क्या करना है? निकालना है। तो दिया गया x बराबर यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन। देखिए, यम प्लस यन हो रहा है। अभी अगले जो सूत्र में आएगा अंतर बाह्य विभाजन में कुछ दूसरा हो जाएगा। देखिए, और y का जो रहेगा निर्देशांक वो यम y2 प्लस यन y1 बटे यम प्लस यन। देखिए, कुछ भी नहीं चेंज है, सिर्फ यहाँ x2 प्लस x1 में आ गया था और यहाँ y2 और y1 में आ जाएगा, ठीक है ना। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को निकालना है तो इस सूत्र के निकाल सकते हैं। दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को निकालना है तो इस बिंदु से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो चलिए अगला देखते हैं। इसमें जो और ध्यान देने वाली बात है कि लिखा है यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को निकालना हो तो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का सूत्र जो होता है वो देखिए यहाँ लिखा है
x का जो निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 बटे 2, y का जो होगा y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। ठीक है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आगे आपके पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखना है बाह्य विभाजन का फार्मूला। बाह्य विभाजन मतलब बाहर की तरफ। देखिए नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं कि एक रेखा AB जिसके निर्देशांक A x1 y1 तथा B x2 y2 हैं, वह बिंदु जो रेखाखंड को बाह्यता यम तथा यन के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, उस बिंदु के निर्देशांक निम्न सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। माना कि बाह्य बिंदु C का निर्देशांक x, y है। अब देखिए x का जो निकालना जाएगा वो निकाला जाएगा यम x2 माइनस यन x1। फार्मूला सेम वही है, सिर्फ निशान माइनस का हो गया। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे यम माइनस यन हो जाएगा। ये पहले का हो जाएगा x का मतलब भुज का। कोट का क्या हो जाएगा यम y2 माइनस यन y1 बटे यम माइनस यन, ये हो जाएगा कोटि का। ठीक है ना। निर्देशांक बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। अब जो निर्देशांक बिंदुओं वाला त्रिभुज होगा उसके क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो देख लीजिए। काफ़ी आसान है दोस्तों। 1/2 क्या होता है, आधार का क्या आधार बटे आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, तो सेम ऐसे ही लगभग ये भी है। देखिए क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामितीय त्रिभुज का क्षेत्रफल। माना कि एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोनों के निर्देशांक A जो है x1 y1, B x2 y2 तथा C x3 y3 है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, पहले लिखेंगे ब्रैकेट में x1 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट में x1, फिर छोटे ब्रैकेट y2 माइनस y3, ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस x2, फिर y3 माइनस y1, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस x3, फिर y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। याद करने के लिए देखिए x1 है पहले, फिर x2 है, फिर x3 और y2 y3, फिर y3 y1, फिर y1 y2 है। ठीक है ना। इससे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की तरफ। त्रिभुज के क्षेत्रफल में एक बात और नोट करना था। देखिए क्या लिखा है, नोट, यदि दिए गए तीनों बिंदु संरेख एक ही रेखा में हैं, उस स्थिति में त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। मतलब अगर एक रेखा में जाएंगे त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक ना। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। इस प्रकार ऊपर दिए गए सूत्र में त्रिभुज के क्षेत्रफल का शून्य रखकर अन्य संबंध निकाल सकते हैं। ठीक ना। जब कह देगा एक ही रेखा में बने हैं तो क्या होगा, क्षेत्रफल शून्य होगा। अब एक लाइन पे बन जाएगा तो उसका कोई क्षेत्र थोड़ी ना घेरेगा। ठीक है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब जिससे इससे मुख्य बातें हैं उसको ध्यान से सुनिए। देखिए लिखा है निर्देशांक ज्यामिति से जुड़ी मुख्य बातें। यदि एक रेखाखंड जिनके निर्देशांक x1 y1 तथा b के x2 y2 हैं, कोई एक बिंदु x y रेखाखंड को यम अनुपात यन में क्या करता है, विभाजित करता है, तो यम और यन का जो अनुपात निम्नलिखित सूत्र से निकाल सकते हैं। देखते हैं किस सूत्र से निकालते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो देखिए दोस्तों, ये जो सूत्र दिया गया है यम अनुपात यन, यम बटे यन दिया गया बराबर x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y। देखिए अब क्या कह रहा है, यदि किसी बिंदु A का निर्देशांक x y है तो उस बिंदु को A x y की तरह लिखते हैं। ठीक है ना। किसी बिंदु x निर्देशांक या भुज y अक्ष से सदैव लंबवत दूरी पर स्थित होता है। ये ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु का x निर्देशांक या भुज y अक्ष से सदैव क्या होता है, लंबवत दूरी पर स्थित होता है। किसी बिंदु का y निर्देशांक या भुज x अक्ष से हमेशा लंबवत दूरी पर स्थित होता है। y निर्देशांक x अक्ष के लंबवत होता है और x निर्देशांक y अक्ष के लंबवत होता है। ठीक है ना। फिर कह रहा है यदि किसी भी निर्देशांक का भुज शून्य मतलब x शून्य हो जाए तो वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। अगर शून्य हो जाएगा तो वह बिंदु कहाँ स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। यदि किसी भी x y समतल में निर्देशांक का कोटि शून्य, समतल में अगर y बराबर क्या हो जाए, कोटि शून्य हो जाए तो वह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। ये ध्यान दीजिएगा, जब x 0 होगा तो बिंदु y अक्ष पर होगा और जब y 0 होगा तो बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है ना। चलिए और आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों जो एक पॉइंट और बच रहा है वो पॉइंट ये है कि एक कार्तिकी, देखिए एक कार्तीय समतल में y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, साथ ही x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कक्षा 10 में आपको ये तुरंत सॉल्व करना है। इसी चैप्टर में आपको मिलेगा आगे कि ये क्या होगा, y अक्ष का समीकरण लिखेंगे तो फिर x बराबर 0 हो जाएगा, x अक्ष का समीकरण लिखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया इसके बारे में इंट्रोडक्शन, पूरे के पूरे ये निर्देशांक ज्यामिति का आपका हो गया इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब लेट नहीं करते, शुरू करते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन खूब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों देखते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन। कह रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे
टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो दोस्तों आप कैसे बता सकते हैं टेबल लैंप की स्थिति, वो हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो कह रहा है वो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ की स्थिति बतानी हो तो हमको कोऑर्डिनेट का प्रयोग करना पड़ेगा, निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसको भुज और कोट के रूप में, क्रमिक रूप में उसको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में हम कैसे दिखाएंगे अगर एक व्यक्ति को अपने मेज पर टेबल लैंप जो रखा है उसकी स्थिति दिखानी है तो देखिए दोस्तों कैसे दिखाएंगे हम लोग। तो दोस्तों क्या करते हैं, देखते हैं एक मेज़, ये जो मेज़ है इसको हमने मान लिया कि इस मेज पे जो हमारा लैंप रखा है यहाँ पे रखा है, जहाँ पे आपको दिख रहा है इतनी समय यहाँ पे। तो देखिए माना कि टेबल लैंप सामने बैठने वाली जगह से 2 फीट है, मतलब जहाँ आप बैठ रहे हैं वहाँ से 2 फीट है, और दाएं किनारे से 1 फीट है। तो लैंप की स्थिति 2,1 होगी। 2,1 इसलिए होगी क्योंकि 2 x अक्ष है और 1 y अक्ष है। अब हमने आपको बताया था जब x अक्ष का रहेगा तो किससे कितनी दूरी पर रहेगा, y अक्ष, x बराबर अगर 0 रहेगा तो y बराबर क्या होगा, y अक्ष का जो समीकरण होगा x बराबर 0, और x अक्ष का जो समीकरण होगा y बराबर 0। x वाला y पर लंबवत होगा, दूरी पर होगा, और y वाला x पर लंबवत दूरी पर होगा। तो यहाँ से देखिए 2 लिखा है ना, तो मतलब अगर x अक्ष से देखेंगे तो 2 की दूरी पर है ना, और जब y अक्ष से देखेंगे तो 1 की दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो स्थिति होगा वो 2,1 होगा। ऐसे हम किसी को क्या कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों जैसा क्वेश्चन में दिया गया उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैप बना लेते हैं, उसी तरीके से हम शहर का मॉडल बना लेते हैं, कैसे कैसे सड़क यहाँ पे है। ठीक है ना दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे दिशाओं का बनाते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है ना, चलिए आप भी ऐसे ही बनाएंगे। वो कह रहा है एक नगर की 2 मुख्य सड़कें जो एक नगर के केंद्र पर मिलती हैं, नगर के केंद्र पर मिलती हैं, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है ना, और क्या कह रहा है, नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर के मतलब एक एक के बीच में कितना अंतराल है, 200 का अंतराल है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें। यहाँ से अगर हम लोग मानेंगे, इसको हम लोग मूल बिंदु मान लें, अगर इसको मूल बिंदु मान लें, ठीक है ना, तो यहाँ से प्रत्येक दिशा में इधर इधर सब जगह कितनी है, 5 सड़कें हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए और क्या कह रहा है, कह रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाएं, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। नगर का एक मॉडल बना रहे, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कर रहे हैं। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। हाँ, बहुत ढेर सारे चौराहे, देखिए सब चौराहा ही तो है, यहाँ पे चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, दूसरी उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और वो 5वीं क्या कहते हैं, 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलते हैं, तब इन्हें हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से हम यह ज्ञात कीजिए कि इसी परंपरा से यह ज्ञात करना है। तो पहले देखेंगे 2,5 कहेंगे किसे, ठीक है ना। चलिए अगर दोस्तों हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ से अगर शुरू करते हैं लेना, ठीक है ना, तो 2,5 हमको दिखाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, बोलिए 2,5 दिखाना। यहाँ से अगर हम मूल बिंदु मान लेते हैं तो हमारा 2 कहाँ पे आएगा, पहला दूसरा, बताइए। देखिए तो दोस्तों हमारा 2,5 कहाँ पे हो सकता है, तो अगर देखेंगे यहाँ से तो 2,5 1 और ये 2 दूसरा है ना, दूसरा क्रॉस स्ट्रीट यही है,
यही है। और 2,5 लेना है। यहाँ से देखेंगे मार्ग 1 2 3 4, देखिए 1 2 और ये वाला 3, ये 4, ये 5 है। और ये वाला 1 2 3 4, 4 ये 5 ये है। तो 2,5 हमको लेना है। तो ये हमारा पहला दूसरा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2,5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। मतलब दूसरा वाला और पाँचवा वाला, सड़क यहाँ से मिल गया, ये पाँचवा, तो यहाँ पे मिल गया, ये 2,5 होगा। फिर और क्या कह रहा है दोस्तों, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन इसमें और दिया गया है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3, आप देखेंगे 4,3 मानने के लिए यहाँ से गिनेंगे 4, 1 2 3 4, 1 2 और ये वाला तीसरा और ये 4, 4,3 मतलब ये 4 और यहाँ से 3, 1 2 3 यहाँ आएंगे तो हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ना। देखिए 4 और 3 चौथा और यहाँ से तीसरा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4,3 हो जाएगा। एक मिला, और कोई मिल सकता है क्या 4,3, नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो केवल एक मिला, ठीक है ना दोस्तों, कितना मिला, केवल एक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चलिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे पहला वाला, ठीक ना। पहले वाले लिखेंगे मॉडल से स्पष्ट है, लिखेंगे मॉडल से स्पष्ट है कि केवल एक ही क्या मिलेंगे, क्रॉस स्ट्रीट हैं। एक ही क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहे हैं, क्रॉस स्ट्रीट हैं जो या जिसको क्या दिखाया जा सकता है, 4,3 माना जा सकता है, माना जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये वाला हो गया। अब दूसरा वाला देखेंगे इसी पे। दोस्तों पूरा का पूरा समझ में आया होगा, एक भी थोड़ा सा भी मिस नहीं करेगा। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, कितने क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है, 3,4 माना जा सकता है। तो ये आप देखिए यहाँ पे आएंगे आप पहले, तो 3,4 देखिए 1 2 3, 3 यहाँ हो गया, हुआ ना 3। अब 4 सड़क में 4 देखेंगे, 4 यहाँ से आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ से 3 और यहाँ से 4, तो ये मिल गया, तो ये क्या हो गया 3,4 हो गया। तो ऐसे ही क्या करेंगे, मॉडल से स्पष्ट है, सेम यही लिख देंगे। देखिए लिखेंगे केवल एक ही चौराहा है जिसको 3,4 माना जा सकता है, माना जा सकता है। तो दोस्तों आपका अभ्यास ये समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं ये बढ़िया समझ में आएगा एकदम, एक एक चीज़ हमने आपको बना के दिखा दिया, अच्छे से आप इसको समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।